नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां। इसे पिछले वाले क्लास में मैंने आपको संविधान के पूरे 25 भाग बताए थे डिटेल में, और आज हम समझने वाले हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां, क्या क्या उनके नाम है, क्या क्या उनमें होता है, कौन कौन सी इंपोर्टेंट है और कब कब कौन कौन सी ऐड की गई है। तो आप सभी को पता है कि हमारे संविधान की वर्तमान में 12 अनुसूचियां है, लेकिन जब संविधान बनाया गया था, ठीक है, 1950 में, तब 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 4 अनुसूची हमने बाद में जोड़ी है, 9, 10, 11, 12। तो अब वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं, और आपकी एसएससी, रेलवे या कोई भी कंपटीशन की एग्जाम हो, एक क्वेश्चन अनुसूची से जरूर आता है। सबसे पहले अनुसूची की बात करें तो इसमें है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के नाम और सीमाएं। हमारा जो भारत संघ है वो और उसके जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका नाम और उनकी बाउंड्री, कितना कितना एरिया किस किस राज्य के पास है, भारत का एरिया कितना है, राज्यों का एरिया कितना है, केंद्र शासित प्रदेशों का एरिया कितना है। तो भारत संघ और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और एरिया का जिक्र किसमें मिल जाएगा? पहली अनुसूची में मिल जाएगा। दूसरी अनुसूची है वेतन और भत्ते से संबंधित, एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस, वेतन और भत्ते से संबंधित है। और यहां पर वेतन और भत्ते किस किस के हैं? जैसे हमारे राष्ट्रपति के हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति के हैं, राज्यपाल के हैं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति। हमारे राज्यों के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो जितनी भी इंपोर्टेंट पोस्ट है, बड़ी बड़ी पोस्ट है, उन सबका वेतन और भत्तों का जिक्र है कि उनको इतना इतना वेतन दिया जाएगा, और समय समय पर पार्लियामेंट के द्वारा इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का उपसभापति, हमारे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जज, और हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसके अलावा स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा एमपी, एमएलए की सैलरी का जिक्र आपको इसमें नहीं मिलता है। तो एमपी के लिए हमारे जो सांसद होते हैं, जो संसद में बैठते हैं, उनके लिए है अनुच्छेद 106। और हमारे जो एमएलए हैं, जो अपने राज्यों के अंदर विधानसभा के अंदर एमएलए और विधान परिषद के अंदर एमएलसी बैठते हैं, इसके लिए है अनुच्छेद 195। इनमें लिखा हुआ है कि एमपी और एमएलए की सैलरी समय समय पर पार्लियामेंट के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 3, शपथ और प्रतिज्ञान, ओथ एंड अफर्मेशन। इसके अंदर शपथ का जिक्र है। तो इस बात का ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर जितने भी इंपोर्टेंट पद हैं, उनकी शपथ का प्रावधान आपको तीसरे शेड्यूल में मिल जाएगा। तीसरे शेड्यूल में, तीसरी अनुसूची में सभी बड़ी बड़ी पोस्ट, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, एमपी हो, एमएलए हो, ठीक है, चाहे वो आपका और सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, कैग हो, सबके सब लोग शपथ लेंगे। इसका जिक्र आपको तीसरे में मिल जाएगा। बस 3 लोगों का जिक्र इसमें नहीं है। इन 3 लोगों को हमने अपने खुद के आर्टिकल दे रखे हैं। मैंने आपको पढ़ाया है, राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र है अनुच्छेद 60 में, इसमें लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति की शपथ का जिक्र है अनुच्छेद 69 में, और राज्यपाल की शपथ का जिक्र है अनुच्छेद 159 में। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों को हमने आर्टिकल के अंदर ही उनकी शपथ लिख रखी है। आर्टिकल 60 में लिखा हुआ कि जो भी भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो क्या बोलने वाला है। जैसे मैं द्रौपदी मुर्मू से शपथ लेती हूँ पूरे होश हवास में कि मैं भारत के संविधान का पालन करूंगी, ये सारी की सारी जानकारी 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में, और राज्यपाल की शपथ 159 में है। तो इन तीनों पदों को छोड़कर जितने भी बाकी की पोस्ट बच गई है, ये सारी की सारी उन सब की शपथ का जिक्र किसमें है? शेड्यूल 3 में है कि वो क्या शपथ लेंगे, शपथ के दौरान वो क्या क्या बोलेंगे, वो जो 4-5 लाइन बोलते हैं ना, वो है ना। उसके बाद है 4th,
राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, किस राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें मिलेगी, वो आपका 4th शेड्यूल में है, अलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट। उसके बाद अनुसूची 5, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया। अनुसूची 5 में है शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, और उसमें रहने वाली जनजातियों के बारे में जानकारी है अनुसूची 5 में। लेकिन अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में अन्य अनुसूचित क्षेत्र, अदर शेड्यूल एरिया। वो राज्य या वो केंद्र शासित प्रदेश जिनका जिक्र अनुसूची 5 में नहीं हो पाया है, उनको हमने अनुसूची 6 में रखा है। और अनुसूची 6 में गिनती के 4 ही राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को 6ठी अनुसूची में रखा गया है। इन 4 राज्यों के अलावा जितने भी बाकी राज्यों के अंदर अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनका जिक्र आपको 5 में मिलेगा। ये राज्य छूट गए थे, इनको बाद में ऐड किया गया है। तो इन 4 राज्यों के अलावा सभी राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया का मतलब होता है जहां पर आपकी जनजाति समूह, आपके ट्राइबल ग्रुप निवास करते हैं, रहते हैं। तो इन चारों के अलावा बाकी 5 में मिल जाएंगे आपको। इसको याद करने की ट्रिक है ATM, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम, एम डबल बार लगा देना भाई। इसके बाद 7वीं अनुसूची, संघीय प्रावधान, फेडरल प्रोविजंस। 7वीं अनुसूची को पढ़ा जाता है 11वें भाग के साथ। 11वां भाग मैंने आपको पढ़ाया है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। वहां पर ही मैंने आपको बताया था कि 11वें भाग को 7वीं अनुसूची के साथ पढ़ा जाता है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, और केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध या संघीय प्रावधान ये कहता है कि 3 प्रकार की लिस्ट है हमारे देश में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। हमने शुरुआत में जब भारत का संविधान बनाया तो संघ सूची के अंदर 97 सब्जेक्ट रखे, राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट रखे, और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट रखे। इनका मतलब ये होता है कि 97 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारी संघ सरकार, केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है। 66 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट नियम कानून बनाती है। और इस 97 और 66 में से 47 ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम कानून बनाती है। उसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम कानून बनाती है। जैसे शिक्षा से संबंधित हो गया, पर्यावरण से संबंधित हो गया, अपने प्रशासनिक ढांचे से संबंधित हो गया, न्यायालय से संबंधित हो गया। लेकिन वर्तमान में चेंज हो चुके हैं और ये पूछा जा चुका है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय और वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे देखो, 8वीं अनुसूची में क्या है? हमारी आधिकारिक भाषाएं, वो भाषाएं जिनको हमने राजभाषा का दर्जा दे रखा है। एक तो होती है राष्ट्रीय भाषा, मैंने आपको बताया था भाग जब मैं पढ़ा रहा था कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी भाषा को 15-15 साल हम आगे खिसकाते रहते हैं और हिंदी भाषा भी कभी बन ही नहीं पाती है राष्ट्रीय भाषा, क्योंकि साउथ के स्टेट आंदोलन कर देते हैं। तो हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। वर्तमान में 22 ऐसी भाषाएं जिनको हमने बराबर का दर्जा दे रखा है। इन 22 भाषाओं में काम किया जा सकता है भारत राज्य में। जैसे गुजरात में गुजराती भाषा में किया जा सकता है, तेलुगु में, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा में, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में है, केरल में मलयालम में, तमिलनाडु में तमिल भाषा में। तो ये 22 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं और आधिकारिक राजभाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि इनके अंदर कामकाज किया जा सकता है उस स्टेट के द्वारा। अब देखो ये 22 हुई कैसे, कब हुई, ये आपसे पूछा जाता है। शुरुआत में जब हमने 1950 में संविधान लागू किया था तो 22 भाषाओं को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, 22 भाषाओं को हमने आधिकारिक भाषाएं बनाई थी। उसके बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 किया गया। इसके माध्यम से सिंधी को ऐड किया गया। कितनी हो गई? 15, 14 और 1 15। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 किया गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं और ऐड की गई। कोंकणी बोली जाती है महाराष्ट्र और गोवा में, मणिपुरी जो बोली जाती है मणिपुर में, और नेपाली बोली जाती है नेपाल में। 15 में 3 और जोड़ोगे तो 18 हो गई। उसके बाद जरूरत के हिसाब से 92वें संविधान संशोधन 2003, इसके माध्यम से 4 और भाषाएं जोड़ी गई जिनका नाम है डोगरी, बोडो, मैथिली और सैंथली।
डोंगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, बोडो बोली जाती है असम में, मैथिली बोली जाती है बिहार में और सैंथली बोली जाती है झारखंड में। यही सैंथली या सैंथाल, जो सैंथाल जनजाति के द्वारा सैंथली भाषा बोली जाती है, और इसी सैंथाल जनजाति के द्वारा जो सैंथली भाषा बोली जाती है, इसी सैंथाल जनजाति से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती है। तो 18 में 4 जोड़ोगे तो 22 हो जाएंगे। तो वर्तमान में 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप याद करने के लिए 21 और 71 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 92। तो इस हिसाब से आप संविधान संशोधन भी याद कर सकते हैं। उसके बाद ये 8 अनुसूचियां तो शुरुआत में ऐड की गई थी, अब 9, 10, 11, 12 बाद में ऐड की गई है। क्यों ऐड की गई है, कब कब ऐड की गई है, कौन से संविधान संशोधन से ऐड की गई है, सारा आपको पता होना चाहिए। नवी अनुसूची, देखो नवी अनुसूची में हम सिंपल पढ़ते हैं एक लाइन। नवी अनुसूची के माध्यम से लैंड रिफॉर्म एक्ट, भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। लैंड रिफॉर्म एक्ट या भूमि सुधार अधिनियम लाया गया, हम सिंपल पढ़ लेते हैं लेकिन ये बहुत बड़ी है। नवी अनुसूची के अंदर है कि जो केंद्रीय और राज्य कानून है उन्हें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ऐसे विषयों को डाला गया, ऐसे सब्जेक्ट्स को डाला गया कि ऐसे केंद्र और राज्य के कानून जिनको हम न्यायालय में चुनौती दे ही नहीं सकते हैं, उनको हम रखेंगे नवी अनुसूची के अंदर। और पहले तो ये 13 थे बेटा, पहले शुरुआत में तो ये विषय 13 थे और वर्तमान में जब हम पढ़ रहे हैं वो 284 हो गए हैं। वर्तमान में 284 ऐसे विषय हैं। तो नवी अनुसूची बहुत ही ब्रॉड लेवल पर है, बड़े लेवल के ऊपर है। सेंट्रल एंड स्टेट लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, भारत राज्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले ऐसे नियम कानून जिन्हें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, और इसको करने के पीछे रीजन है हमारा भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम आप सभी को पता है, जब देश आजाद हुआ तो ज्यादातर जमीन राजे महाराजे जमींदारों के पास थी। बहुत 50-50 सालों से 100 सालों से 4-4 5-5 पीढ़ियां लोग काम कर रहे हैं, उनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। सारी की सारी जमीन जमींदारों और राजाओं के पास है। तो सरकार ने किया कि हमें जो संसाधन है उसको इक्वली बांटना पड़ेगा। तो जो 3-4 पीढ़ी से या 50-40 साल से खेत को जोतता आ रहा है ना, वही खेत उसका हो जाएगा। तो आपने देखा होगा 1991 में हमारे दादाजी परदादाजी हल लेके भागे थे खेत की तरफ, जिसने जहां जहां तक हल लगा दिया वो जमीन उसकी हो गई थी उस वक्त। तो भूमि सुधार अधिनियम को जब गवर्नमेंट लेके आई तो हो सकता है कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए, कोर्ट में चुनौती दी जाए राजे महाराजाओं जमींदारों के द्वारा कि भाई हमारी जमीन क्यों छूनी जा रही है। उसी के चक्कर में फिर ये वाली नवी अनुसूची डाली गई और इसका बेस्ट एग्जांपल है नवी अनुसूची का भूमि सुधार अधिनियम, लैंड रिफॉर्म एक्ट। और नवी अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड की गई है? तो इसके लिए भारत का पहला संविधान संशोधन किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, भारत का प्रथम संविधान संशोधन। भारत के संविधान की किताब में पहला संविधान संशोधन यह किया गया कि ऐसे ऐसे केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विषय जिनको हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन खास बात समझ लेना, केशवानंद भारती केस के बाद हम इन्हें भी कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लिखा तो ऐसा ही गया है, लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद 1973 में जो फेमस केशवानंद भारती केस आया था जिसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, उसके बाद अब इन सबको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट जो फैसला लेगा वो उसके ऊपर है, हम चुनौती जरूर दे सकते हैं केशवानंद भारती केस के बाद। तो भूमि सुधार अधिनियम नवी अनुसूची में आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के अंदर है दल बदल विरोधी कानून, जिसको आप एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी? 1984 में आपको पता है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मैडम थी हमारी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने तो कैसे भी करके कंट्रोल कर रखा था। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारे कांग्रेस के एमपी एमएलए छोड़ के कांग्रेस की पार्टी को भागने लगी। उसी को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी ये नियम लेके आए, एंटी डिफेक्शन या दल बदल विरोधी कानून, और इसके लिए उन्होंने 52वां संविधान संशोधन 1985 किया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची शामिल की गई है। राजीव गांधी इस वक्त प्रधानमंत्री है। और दल बदल विरोधी कानून में 4 चीजें आपको समझनी है कि किस किस आधार पर किसी भी एमपी या एमएलए की सदस्यता जा सकती है। किस आधार पर? पहला, अगर मान लो वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, मान लो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। दूसरा, मान लो वो अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात करे, मान लो बीजेपी ने उसको बोला कि भाई इसको तुझे वोट देना है, वो वोट किसी और को दे आया, ठीक है,
नसीम टिम्मा की तरह, ठीक है। खुद को वोट नहीं दे के आया, दूसरे वाले कैंडिडेट को दे के आया। राउंड 12 की वीडियो देखते हो कि नहीं, नसीम टिम्मा वो किसी और को वोट दे के आता है। तो एक तो आधार ये हो गया कि वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए अपनी पार्टी को छोड़कर। दूसरा आधार ये है कि मान लो कि वो अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात करे, पार्टी ने उसको किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट डालने के लिए बोला और वो किसी और को डाल के आ गया। तीसरा आधार, अगर कोई निर्दलीय कैंडिडेट किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता। हाँ, निर्दलीय कैंडिडेट या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट समर्थन जरूर दे सकता है सरकार बनाने के लिए, किसी भी पार्टी को समर्थन कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो अगर कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट किसी पार्टी को डायरेक्ट ज्वाइन करता है, बीजेपी को या कांग्रेस को, तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है। और एक होता है जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, तो कोई भी मनोनीत सदस्य 6 महीने के अंदर अंदर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मनोनीत सदस्य अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा ना, 6 महीने का उसको टाइम मिलता है कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर तुम किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो। अगर वो 6 महीने के बाद जाकर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। ये 4 आधार मैंने आपको पहले भी बताए हैं। तो पहला आधार, आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो सदस्यता जा सकती है, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो। आप अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात करते हैं तो सदस्यता जा सकती है। आप कोई निर्दलीय कैंडिडेट हो और आप निर्दलीय कैंडिडेट होने के बावजूद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो तब सदस्यता जा सकती है, समर्थन देने में सदस्यता नहीं जाती है। और चौथा आधार क्या है, आप मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेटेड मेंबर है, तो 6 महीने के अंदर अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो। और अगर आपसे आर्टिकल पूछे कि सांसद या एमपी से संबंधित कौन सा है, तो एमपी या सांसद की सदस्यता जाती है अनुच्छेद 102 के माध्यम से। और एमएलए या विधायक, यहां पर एमएलए विधानसभा में बैठने वाले को कहते हैं, और एमएलसी मैंने बताया था आपको विधान परिषद में बैठने वाले को बोलते हैं। तो एमएलए और एमएलसी, अरे 2 सदन होते हैं ना राज्य विधानमंडल के, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें बैठने वाले को एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें बैठने वाले को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में दोनों को ही विधायक बोलते हैं। इनकी सदस्यता जाएगी अनुच्छेद 191 के माध्यम से। उसके बाद 11वीं अनुसूची ऐड की गई है पंचायत के लिए, और इसमें सब्जेक्ट रखे गए हैं 29। हमारी पंचायत को 29 विषय दिए गए हैं और इसके लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया है। उसके बाद 12वीं अनुसूची में हमारी नगर पालिका है, म्युनिसिपालिटी है, इसको हमने 18 सब्जेक्ट दिए हैं। 18 सब्जेक्ट पर यह नियम कानून बनाएगी और इसके लिए हमने 74वां संविधान संशोधन 1992 किया गया है। तो 11 और 12 अनुसूची में पंचायत और नगर पालिका है। 73 और 74 संविधान संशोधन के माध्यम से इस वक्त प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है। आपने ये भी मैंने आपको बताया होगा कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को 33% आरक्षण भी मिला हुआ है पंचायतों के अंदर, और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण मिला हुआ है। और ये जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम अभी 2023 में हुआ है, इसके माध्यम से लोकसभा में और विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन दिया गया है। किसको? महिलाओं को। ये लेटेस्ट संविधान संशोधन है। अब बात करते हैं ट्रिक, क्या इनको को याद करने की ट्रिक है? देखो ये बड़ी फेमस ट्रिक है, हर कोई बताता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप अनुसूचियां याद कर सकते हैं। टी से बनता है टेरिटरी, टेरिटरी संघ एवं राज्य क्षेत्र। ई से क्या बनता है? एमोल्यूमेंट, एमोल्यूमेंट का मतलब क्या होता है? वेतन। ए से क्या बनता है? अफर्मेशन एंड ओथ, ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान। आर से क्या बनता है? राज्यसभा की सीटें हैं। फिर एस से क्या बनता है? शेड्यूल्ड एरिया, 5वीं अनुसूची। 6 से क्या बनता है? फिर ओ से क्या बनता है? अदर शेड्यूल एरिया, अदर शेड्यूल एरिया, अन्य अनुसूचित क्षेत्र। फिर एफ से क्या बनता है? फेडरल प्रोविजंस, संघीय प्रावधान। ओ से क्या बनता है? ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषाएं। एल से क्या बनता है? लैंड रिफॉर्म एक्ट, भूमि सुधार अधिनियम। डी से क्या बनता है? एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। यहां पर फिर पी से क्या बनता है? पंचायत। और एम से क्या बन जाता है? म्युनिसिपालिटी। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर आपको एक एक शब्द पकड़ते हैं। ये वाला शब्द टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से बनता है बेटा टेरिटरी, ये वाला, यहां से टी पकड़ना है। ई से बनता है एमोल्यूमेंट,
ए से बनता है अफर्मेशन और आर से बनता है राज्यसभा की सीटें, TEAR। ये हो गए 4 यहां तक। इसके बाद आगे चलते हैं। एस से बनता है शेड्यूल एरिया और ओ से बनता है अदर शेड्यूल एरिया और एफ से बनता है फेडरलिस्ट। टीयर्स एस ऑफ ओल्ड पीएम और बचा है। ओ से बनता है ऑफिशियल लैंग्वेज। एल लैंड रिफॉर्म एक्ट बनता है इससे, ओल्ड OLD लैंड रिफॉर्म एक्ट। और डी से क्या बनता है एंटी डिफेक्शन लॉ और पी से क्या बनता है पंचायत और एम से क्या बनता है म्युनिसिपैलिटी। तो आज हमने 12 अनुसूचियां पढ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।